हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 15 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में सिन्हुआ बाल्टिक इंटरनेशनल शिपिंग सेंटर डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन सा देश रहा है? प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो हाल ही में सिन्हुआ बाल्टिक इंटरनेशनल शिपिंग सेंटर डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये रहा सिंगापुर। आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। सिन्हुआ बाल्टिक इंटरनेशनल शिपिंग सेंटर डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा। कौन रहा? सिंगापुर रहा। बात है ये सिंगापुर। और दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो दूसरे नंबर पर रहा ब्रिटेन। दूसरे नंबर पर रहा। बात है सिंगापुर की। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हालिमा याकूब ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TMF ग्रुप द्वारा प्रकाशित ग्लोबल बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर निवेश करने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्राधिकार किस देश के पास है? तो हाल ही में TMF ग्रुप द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया, जिस इंडेक्स का नाम था ग्लोबल बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर निवेश करने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्राधिकार किस देश के पास है? तो ये सबसे अच्छा क्षेत्राधिकार है डेनमार्क के पास। आंसर ऑप्शन नंबर सी। सबसे अच्छा क्षेत्राधिकार किसके पास है? डेनमार्क के पास। पहले नंबर पर डेनमार्क रहा, सबसे अच्छा क्षेत्राधिकार है। बात है डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी। और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है। तो डेनमार्क के पास वैश्विक स्तर पर निवेश करने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यह जापान का। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसका है? जापान का सबसे ताकतवर या सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का। दूसरे नंबर पर किसका है पासपोर्ट है सबसे ताकतवर? वो है सिंगापुर का। सिंगापुर दूसरे नंबर पर है। और भारत 81वें नंबर पर रहा। भारत इसमें 81वें नंबर पर इस सूचकांक में। बात है जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? यानी जापान की राजधानी टोक्यो है, जिसे उगते सूर्य का यानी जापान को जो है उगते सूर्य का देश कहा जाता है। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, जिसकी राजधानी टोक्यो है। जापान की संसद डायट है। जापान के जो राजा बने हैं, जो इन्हें यानी क्या कहते हैं, क्राउन प्रिंस कहते हैं, वो अकीशिनो। ये जापान के राजा या क्राउन प्रिंस है। अकीशिनो ये जापान के राजा या क्राउन प्रिंस है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जापान में 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक है, जो 2020 में होने थे, वे भी जापान में हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NTPC व रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड मिलकर कहां पर भारत का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क स्थापित करेंगी? तो हाल ही में NTPC व रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड मिलकर कहां पर भारत का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क स्थापित करेंगी? तो ये करेंगे कच्छ के रण में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कच्छ के रण में ये जो है प्लांट लगाया जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, ये कच्छ के रण में लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। 4750 मेगावाट होगी। कच्छ का रण कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कच्छ का रण कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। बात है गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल देख लेते हैं। तो गुजरात में बनाया जाता है रण उत्सव ये गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट उत्सव है। और उगादी का जो त्यौहार है, ये भी जो है गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात के जामनगर में बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर और भारत सरकार कंटेनर हब के रूप में विकसित करना चाह रही है भावनगर को। भारत सरकार कंटेनर हब, इसे जामनगर से कन्फ्यूज मत कर देना, यह भावनगर को जो भारत की सरकार है कंटेनर हब के रूप में विकसित करना जो है चाह रही है। CNG पोर्टल जो है CNG टर्मिनल पोर्टल जो बनाया भारत का पहला CNG टर्मिनल पोर्टल, वो कहाँ पर बना? भावनगर में बना है। वो भी भारत का पहला CNG टर्मिनल पोर्टल भी भावनगर में बना है। तो भारत का
भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क गुजरात के सानंद में बना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क गुजरात के सानंद में बना है। गुजरात के भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक जो एफडीआई है वो गुजरात में आया। भारत के जितने भी राज्यों उनमें सबसे अधिक एफडीआई जो है भारत के राज्यों में वो गुजरात में सबसे अधिक एफडीआई आया। भारत के सभी राज्यों में गुजरात ने मरु गाँव मेरा मुक्त गाँव अभियान चलाया था। मरु गाँव मेरा मुक्त गाँव अभियान चलाया था कोरोना से लड़ने के लिए। मरु गाँव मेरा मुक्त गाँव नामक जो अभियान है गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया था। गुजरात की स्थापना 1 मई सन 1960 को हुई थी, इसलिए 1 मई को गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाता है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शहर जो हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजना को लागू करेगा। तो हाल ही में भारत का पहला शहर बनेगा जो हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजना को लागू करेगा। इसका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर सी लेह। लेह भारत का पहला शहर होगा जो हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजनाओं को लागू करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी लेह लद्दाख की राजधानी है। लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की। एनटीपीसी द्वारा बनने यानी भारत की पहली परियोजना ये जो एनटीपीसी ये जो यानी हाइड्रोजन आधारित परियोजना है जो लेह लागू करेगा और भारत का पहला शहर बनेगा। ये किसकी है? तो एनटीपीसी के माध्यम से लागू की जाएगी। किसके माध्यम से? एनटीपीसी के माध्यम से। तो लेह लद्दाख की राजधानी है। लेह किसकी राजधानी? लद्दाख की राजधानी है लेह। बात आई है लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से कटकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। ये लद्दाख में 2 जिले हैं जिनमें से लेह लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। लद्दाख में भारत का 42वां रामसर साइट, भारत का 42वां जो रामसर साइट है वो लद्दाख में है जिसका नाम है तसोकर जो रामसर साइट है ये भारत का 42वां रामसर साइट है और ये लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्या नाम है? हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये लद्दाख में है। ये भी लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हेमिस ये लद्दाख में पड़ता है। और भारत का सबसे ऊंचा पठार जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है चांगथांग का पठार, ये भी लद्दाख में पड़ता है जिसे लद्दाख का पठार भी कहा जाता है। चांगथांग का पठार ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है जिसे लद्दाख का पठार भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। जो लद्दाख प्रशासक ने जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं और कौन है लद्दाख के उपराज्यपाल? राधा कृष्ण माथुर। ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। इन्होंने योन टैब नामक यानी एक योजना चलाई थी लद्दाख में। योन टैब नामक एक योजना चलाई थी जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए यानी मुफ्त में टैबलेट बांटे जाएंगे। इसके लिए लद्दाख के जो प्रशासक हैं राधा कृष्ण माथुर इन्होंने योन टैब नामक योजना को लॉन्च किया था। लद्दाख की संस्कृति व भाषा को बचाने के लिए यानी किसके? जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी लद्दाख की संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए। लद्दाख की संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लद्दाख में लगाया गया है। भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लद्दाख में लगाया गया है। लद्दाख की भाषा कौन सी है? तो भोती। ये लद्दाख की भाषा है, लद्दाख की स्थानीय भाषा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोती लद्दाख की स्थानीय भाषा है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क और लद्दाख में है। भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, जिसमें बुद्धिस्ट मेजोरिटी वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें बुद्धिस्ट मेजोरिटी है उसका नाम लद्दाख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने 100% लोगों का कोविड टीकाकरण कर लिया है। तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने 100% लोगों का कोविड जो है टीकाकरण यानी कि टीकाकरण कर लिया 100% लोगों का, यह बनाया लद्दाख। आंसर ऑप्शन नंबर ए लद्दाख भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जिसने 100% वहाँ के लोगों का टीकाकरण कर लिया। उसमें इन लोगों में वहाँ पर निवास करने वाले लोग भी हैं जो वहाँ निवास करते हैं लद्दाख में, और जो बे होते हैं यानी प्रवासी बे भी हैं यानी बाहर से आए हुए लोग भी हैं, और जो वहाँ के
लद्दाख के निवासी हैं उनका भी 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का वेयाना गाँव, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर जिले के बांदीपुर जिले का वेयाना गाँव देश का पहला गाँव बना था जहाँ 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी का टीकाकरण यानी हो चुका है। यानी भारत का पहला गाँव जिसने 100% टीकाकरण कर दिया 18 वर्ष से अधिक की आबादी का, उसका नाम है वेयाना गाँव और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेर बहादुर दोआब ने 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो हाल ही में शेर बहादुर देऊआब ये जो है शेर बहादुर शेर बहादुर देऊबा किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? शेर बहादुर देऊबा तो ये बने हैं नेपाल के। आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने और नेपाल में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना दिया। इनका नाम है शेर बहादुर देऊबा। बात आई है नेपाल की राजधानी के ये पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? सन 1995 में शेर बहादुर देऊबा पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नेपाल के और नेपाल में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना दिया शेर बहादुर देऊबा ने। बात है नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की मुद्रा रुपया है, नेपाल की जो संसद है इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। ये नेपाल की संसद है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली। ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं और नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्थान पर नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देऊबा और ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस वर्ष BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष BWF अर्थात वर्ल्ड बैडमिंटन जो फेडरेशन है उसका विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा 2026 में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन जो है चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अर्थात BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत 2026 में। ये भारत में दूसरी बार होगी। इससे पहले भारत में सन 2009 में भारत में पहली बार विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। भारत इसका दूसरी बार मेजबान बनेगा। इससे पहले भारत ने सन 2009 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की थी जो हैदराबाद में हुई थी। भारत इसका दूसरी बार मेजबान बनेगा। हाल ही में BWF जो है विश्व बैडमिंटन संघ इसके द्वारा घोषणा की कि भारत में 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। जबकि 2023 में चीन में सुदीरमन कप विश्व बैडमिंटन से संबंधित सुदीरमन कप की मेजबानी चीन करेगा 2023 में। इसमें यह भी घोषणा की गई कि सुदीरमन जो कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। सुदीरमन कप इसकी मेजबानी 2023 में चीन करेगा। जबकि 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी का जिम्मा भारत को दिया गया। बात आई है विश्व बैडमिंटन संघ की। यानी BWF की फुल फॉर्म होती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अर्थात विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना कब की गई थी? सन 1934 में। विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय है। एक भारतीय बैडमिंटन संघ भी है। तो भारतीय बैडमिंटन जो संघ है इसके अध्यक्ष कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं और इसी के द्वारा कहा गया है कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पाव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पाव जो रोग है इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका अन्य नाम है लसिका फाइलेरिया। इस रोग का अन्य नाम है लसिका फाइलेरिया इस रोग का अन्य नाम है। तो इसकी उन्मूलन के लिए हाथी पाव या लसिका फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए किस राज्य ने दवा अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार इसका उन्मूलन करना चाहती है। इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण लॉन्च किया गया था कोरोना आने से पहले और ये इसका दूसरा संस्करण हाथी पाव यानी लसिका फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए। ये जो रोग है किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बात है महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई सन 1960 को की गई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है जहां पर गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के जो पुणे है यहाँ पर उल्लू महोत्सव आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष उल्लू महोत्सव। और पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र भी बना है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हाल ही में T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आप देख सकते हैं कौन है, क्रिस गेल। आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। आप देख सकते हैं यह है क्रिस गेल, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात है ये T20 की, तो T20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यानी 100 T20 मैच खेलने वाला, 100 T20 मैच खेलने वाला पहला देश, 100 T20 मैच जीतने वाला 100 T20 मैच जीतने वाला पहला देश कौन बना है? पाकिस्तान। पाकिस्तान 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाला विश्व का पहला देश बना है। पाकिस्तान 100 T20 मैच जीतने वाला विश्व का पहला देश बना है। जबकि 100 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बाबर आजम थे। बाबर आजम विश्व के पहले खिलाड़ी, बाबर आजम नहीं, यानी 100 T20 मैच खेलने वाले, 100 T20 मैच खेलने वाले यानी विश्व के पहले खिलाड़ी कौन थे? पाकिस्तान के जो है शोएब मलिक, पाकिस्तान के शोएब मलिक 100 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी थे। बाबर आजम नहीं, ये थोड़ा गलती हो गई, मिस्टेक हो गई टाइप जो है बोलने में। तो 100 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन थे? उनका नाम था शोएब मलिक। शोएब मलिक 100 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी थे। जबकि 100 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे? हरमनप्रीत कौर हैं ये, हरमनप्रीत कौर हैं ये 100 T20 मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी और भारत के पहले खिलाड़ी थी, पहली महिला भी थी और भारत की पहली खिलाड़ी भी थी जिन्होंने 100 T20 मैच खेले। कौन? हरमनप्रीत कौर। जबकि 100 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी है, आप बात ध्यान रखना, पहले पुरुष खिलाड़ी थे रोहित शर्मा, पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। लेकिन पूछा जाए कि ओवरऑल भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने 100 T20 मैच खेला तो उसमें हरमनप्रीत कौर आंसर होगा, और पहली महिला भी हरमनप्रीत कौर हैं, और पहले पुरुष जो हैं वो रोहित शर्मा हैं। और 100 T20 मैच, 100 वनडे मैच और 100 T20 मैच सभी फॉर्मेटों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? रोस टेलर न्यूजीलैंड के सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। और 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? क्रेन पोलार्ड 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? क्रेन पोलार्ड हैं। जबकि 14,000 T20 में रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस गेल, और 100 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन थे? शोएब मलिक थे, ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है। तो हाल ही में मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है असम। आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में असम सरकार ने असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया। असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया है। बात आई असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, जो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया है? तो हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो ये क्या है? चीन ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन ने इसका कार्य शुरू किया। बात है चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली कीक्यांग, ये चीन के प्रधानमंत्री हैं। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर, हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया अमित शाह ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह के द्वारा हाल ही में गांधीनगर के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, ये जो बात आई अमित शाह की, अमित शाह भारत के कौन है? तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। अमित शाह भारत के कौन है? गृह मंत्री, और भारत के पहले कॉरपोरेट मंत्री, भारत के पहले कॉरपोरेट मंत्री भी हैं, अर्थात भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेट नहीं, भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। यह हाल ही में बने हैं भारत के पहले, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय हाल ही में गठित किया गया, और इसके प्रथम मंत्री बने हैं कौन? अमित शाह। अर्थात भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन कौन है? अमित शाह। भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक खेलों की
जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो आंसर ऑप्शन नंबर है दीपक काबरा। दीपक काबरा को यह गौरव प्राप्त हुआ। ये महाराष्ट्र से हैं दीपक काबरा, और ये पुरुषों के जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज यानी कि हमारा का कार्य करेंगे। तो पहले भारतीय हैं दीपक काबरा। बात आई है जिम्नास्ट की, तो भारत की पहली जिम्नास्ट जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, तो इन्होंने 2016 के जो रियो डी जेनेरिया में ओलंपिक हुए थे, रियो डी जेनेरिया में, उसके लिए क्वालिफाई किया था और उसमें चौथे नंबर पर रही थी। इनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट थी जिन्होंने जो रियो डी जेनेरिया ओलंपिक 2016 में यानी प्रतिभाग किया था, और इन्होंने ये चौथे नंबर पर रही थी। और भारत की दूसरी जिम्नास्ट कौन बनी है? भारत की दूसरी महिला जिम्नास्ट जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, इनका नाम है परिणीति। ये भारत की दूसरी महिला हैं, इनका नाम है परिणीति नायक भारत की दूसरी महिला जिम्नास्ट बनी है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। क्योंकि भारत की पहली महिला जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर थी, और ये जो रियो डी जेनेरिया में ओलंपिक हुए थे 2016 में, उसमें चौथे नंबर पर रही थी। दूसरी महिला बनी है, इनका नाम है परिणीति नायक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत के पहले जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज बनने वाले व्यक्ति बने दीपक काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में कितने देशों के लिए खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण कराया है? तो हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कितने देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है? तो ये कराया 3 देशों में। आंसर ऑप्शन नंबर है 3 देशों में कराया। कौन कौन से 3 देश हैं? तो एक है मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात। मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात, इन 3 देशों में ट्रेडमार्क का वो किया है। मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात। बात आई है खादी एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग की। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों के में भारत को पहली जो है सेब का निर्यात किया है? तो हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, अर्थात यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन ने इसका भारत को 50 वर्षों के बाद सेब का निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला देश जिसने अपने क्यूआर परियोजनाओं के लिए यूपीआई मानकों को अपना लिया है? तो हाल ही में विश्व का पहला देश कौन सा बना है जिसने अपनी क्यूआर परियोजनाओं के लिए यूपीआई मानकों को अपना लिया है? यह बना है भूटान। आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूटान विश्व का पहला देश बनाया। बात है भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा नुगल ट्रम है। भूटान की संसद का नाम तसोंगडू है। भूटान के राष्ट्रपति या राजा, जिन्हें राजा कहा जाता है, उनका नाम है नागमेल वांगचुक जिग्मे खेसर। नागमेल वांगचुक जिग्मे खेसर। और भूटान के प्रधानमंत्री है लोताया तसेरिंग, ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को मिला 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान किस देश से मिला है? तो भारतीय नौसेना को अपना 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, जिसका नाम है पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, इसका नाम है P-81 यानी P-81। ये भारत का 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है P-81 यानी P-81 किस देश से मिला है भारत को? अमेरिका से। आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत को अमेरिका से मिला भारत का 10वां पनडुब्बी जो रोधी युद्धक विमान है, जिसका नाम है P-81, अर्थात P-81 भारत का 10वां पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है, जिसे अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया। रोइंग जो अमेरिका की कंपनी है, रोइंग, इसके द्वारा ये बनाया गया है। रोइंग नहीं है, अमेरिका की कंपनी, इसका नाम है बोइंग, कन्फ्यूजन हो गया। अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा ये 10वां भारत को जो मिला है 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 जो अमेरिका की कंपनी है बोइंग के द्वारा बनाया है। बोइंग ने जो भारत ने लिए चिनूक जो हेलीकॉप्टर है, ये भी बोइंग के द्वारा बनाया गया। अपाचे जो हेलीकॉप्टर हैं, ये भी भारत ने लिए थे अमेरिका से, ये भी बोइंग ने बनाए थे। जबकि रोमियो जो हेलीकॉप्टर है, ये भी लिए थे अमेरिका से भारत ने। ये इन्हें किसने बनाया था? लॉकहीड मार्टिन नामक कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये क्रिकेटर थे। आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेटर थे। सन 1983 में जो भारत ने पहला विश्व कप जीता था, भारत ने क्रिकेट में पहला विश्व कप जीता था सन 1983 में, उस टीम के सदस्य थे यशपाल शर्मा। इनका हाल ही में निधन हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
में ईसाई धर्म के मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ऑफ इंडिया के प्रमुख थे वेसिलियस मारथोमा पोलोस द्वितीय का इनका भी निधन हो गया। ये कौन थे? तो केरल में ईसाई धर्म के मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। इनका नाम है बेसिलियस मारथोमोपोलोस द्वितीय। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने इनके निधन पर शोक जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक का नाम है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया। ये पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले। भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले के द्वारा लिखी गई है। आप देख सकते हैं यह है वह पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी संस्करण से पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक हैं इम्तियाज़ अनीस इस पुस्तक के लेखक हैं और इनकी पुस्तक है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी ये पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक हैं इम्तियाज़ अनीस। यहाँ आप देख सकते हैं इम्तियाज़ अनीस कौन है? घुड़सवार है इम्तियाज़ अनीस और ये भारत के पहले घुड़सवार हैं जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करा था। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 2000 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें प्रतिनिधित्व किया था और भारत के पहले घुड़सवार थे जिन्होंने भारत के लिए यानी कि घुड़सवारी में प्रतिनिधित्व किया था। इनका नाम है इम्तियाज़ अनीस। तो इनकी हाल ही में पुस्तक लिखी गई है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने जून 2021 के लिए आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो हाल ही में आईसीसी ने जून 2021 के लिए आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो ये चुना है डेवोन कॉनवे को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। डेवोन कॉनवे कहाँ के? न्यूजीलैंड के क्रिकेट हैं जो बैट्समैन विकेट कीपर हैं। डेवोन कॉनवे कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। डेवोन कॉनवे इन्हें जून 2021 के लिए यानी आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कौन है? डेवोन कॉनवे न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और महिलाओं में कौन चुना गया? तो आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2021 के लिए चुनी गई सोफी एक्ले स्टोन को चुना गया है महिलाओं में और ये इंग्लैंड की आप देख सकते हैं। यह सोफी एक्ले स्टोन ऑलराउंडर हैं। बात आई है आईसीसी यानी जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुनने की, तो सबसे पहली बार जनवरी में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुनने शुरू किए थे और सबसे पहले प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को चुना गया था। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जनवरी में चुना गया था। और पहली महिला कौन थी? तो दक्षिण अफ्रीका की शवनीम इस्माइल। दक्षिण अफ्रीका की शवनीम इस्माइल पहली महिला थी जिन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और पहले पुरुष थे ऋषभ पंत। और मई में किन्हें चुना गया था? ये तो जून के है, तो मई में चुना गया था, पुरुषों में चुना गया था मई में मुशफिकुर रहीम। ये बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्हें मई में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और महिलाओं में किन्हें चुना गया था? महिलाओं में स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्रेस को चुना गया था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।